Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद परफेक्शन में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 11th का जो फर्स्ट बुक है हॉर्नबिल 6th चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन रिटन बाय टेरेंस रेटिगन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके फाइनल पेपर में इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है, तो स्टूडेंट्स इसको प्लीज़ आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और यदि आप चाहते हो कि चैप्टर आपको प्रॉपर्ली समझ आए, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस पर बने, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसिव वॉचफुल एंड कॉन्स्टेंटली वॉच कीजिएगा। और एट लास्ट यदि आपको लगे कि प्रॉपर्ली आपको समझ आएगा स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। और स्टूडेंट्स, आप कमेंट्स भी किया करो। आपके कमेंट्स से मुझे पता लगता है कि आपको कहाँ डाउट है, कहाँ डाउट नहीं है, कहाँ तक आपको समझ आया है। ऑलराइट, तो कमेंट्स करना आपकी ड्यूटी बनती है, इसमें कोताही बिल्कुल मत किया करो। ओके, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द प्ले। इस प्ले का हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, समरी पढ़ते हैं, जिस्ट यानी कि जो मेन पॉइंट्स है, जो एक प्रकार से आप मान सकते हो कि इस पूरी स्टोरी का जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि वर्ड टू वर्ड यदि हम स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है और एक्स्ट्रा चीज़ें माइंड में रखने से नॉलेज इंप्रूव नहीं होता है, बल्कि जो मेन पॉइंट्स होते हैं और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक मिक्सचर बन जाता है। तो उसमें से मेन पॉइंट्स फाइंड आउट करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए मैं पहले ही मेन पॉइंट्स, ब्रीफिंग ऑफ द चैप्टर यानी कि जिस्ट ऑफ द चैप्टर, समरी आपके सामने लेकर आता हूँ। राइट, तो ये समरी आपको समझनी है। इस पूरी समरी से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चैप्टर क्या है। राइट, ये एक प्ले है, एक नाटक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है वो बेस्ड है एक स्कूल सिस्टम पर बेस्ड है। स्कूल में टीचर्स के प्रति जो स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड होता है, जो नज़रिया होता है, तो उस पर ये स्टोरी बेस्ड है स्टूडेंट्स। इस स्टोरी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, वो एक स्टूडेंट है जिसका नाम टेप्लो है। और सेकंड जो इसमें कैरेक्टर स्टूडेंट्स, वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो टीचर है, यानी कि टेप्लो का टीचर है मिस्टर क्रॉकर हैरिस। और जो थर्ड इसमें कैरेक्टर है स्टूडेंट्स, वो फ्रैंक है। फ्रैंक भी टीचर है जो कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस का जूनियर है। राइट, यानी कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस सीनियर टीचर है और वो जूनियर है। और फ्रैंक जो है वो साइंस पढ़ाता है स्टूडेंट्स। और जो फोर्थ कैरेक्टर स्टोरी के अंदर है वो है मिली। मिली मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। तो यहाँ 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। राइट, फर्स्ट जो मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी, टेप्लो जो कि एक स्टूडेंट है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो कि टेप्लो का टीचर है, और थर्ड फ्रैंक जो कि टीचर ही है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस का जूनियर है वो। राइट, वो साइंस टीचर है। और जो फोर्थ कैरेक्टर है वो है मिली जो कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी का जो टाइटल आपने पढ़ा था ब्राउनिंग वर्जन, ये रेफर करता है चेंज इन बिहेवियर ऑफ समवन, यानी कि किसी के व्यवहार में किस हद तक बदलाव आता है। यानी कि गॉसिप से पहले, कम्युनिकेशन से पहले, बातचीत से पहले जो 2 पर्सन्स या मोर देन 2 पर्सन्स का जो बिहेवियर होता है, जो नेचुरल बिहेवियर होता है, वो जब कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि बातचीत स्टार्ट हो जाती है, तो उसके दौरान उनके जो बिहेवियर में चेंज आता है, जो लिटिल बिट या माइनर आप डिफरेंस कह सकते हो, बातचीत के दौरान जो बिहेवियर में बदलाव आता है, तो उस बदलाव पर ही बेस्ड ये टाइटल है द ब्राउनिंग वर्जन। इस चैप्टर में जो ये स्टूडेंट है टेप्लो, वो स्कूल में इंतज़ार कर रहा है अपने टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस का, क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी उसको वहाँ रोके रखा है और उसको कुछ एक्स्ट्रा वर्क दिया है करने के लिए। और मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसको कहा है कि मैं 6:30 पर आऊँगा और आपको जो काम दिया उसको मैं चेक करूँगा। तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो काफ़ी, यानी कि स्ट्रिक्ट टीचर है, अपनी ड्यूटी के प्रति काफ़ी ट्रू पर्सन है, और आप ये मान सकते हो कि एक मैन ऑफ प्रिंसिपल है, बहुत ही सख्त इंसान है, बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स उससे काफ़ी डरते भी हैं। जो टीचर्स डिसिप्लिन होते हैं, अपने रूल रेगुलेशन कायदे कानून के सख्त होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, तो टीचर्स ऐसे जो होते हैं उनकी बच्चे काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि बच्चों के माइंड में फियर क्रिएट करना। फियर अगर बच्चों के माइंड में होता है पनिशमेंट का, तो वो फिर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। फियर होना चाहिए टीचर की पर्सनैलिटी का, राइट, उसके रूल रेगुलेशन का, उसकी डिसिप्लिन का। ओके, तो अब ये टेप्लो को इतनी लेट तक क्यों रोके रखता है? क्योंकि टेप्लो ने 1 सप्ताह के दौरान उसकी तबीयत डाउन हो गई थी, ख़राब हो गई तबीयत, तो उसने एक दिन छुट्टी कर ली थी, क्लास मिस कर दी थी। तो उस क्लास के मिस होने की वजह से अब टीचर ने उसको स्वस्थ होने के बाद एक्स्ट्रा टाइम के लिए रोके वहाँ पर रखा है।
तो उसी समय फ्रैंक वहाँ पर आता है और वो टेप्लो से बात करता है कि टेप्लो तुम यहाँ किसका इंतज़ार कर रहे हो, छुट्टी तो हो चुकी है, बच्चे जा चुके हैं। तो उसने कहा कि सर मैं अपने टीचर का इंतज़ार कर रहा हूँ, मिस्टर क्रोकर हैरिस का। उन्होंने मुझे होमवर्क दिया था और उन्होंने कहा कि ये आपका जो होमवर्क है आपको यहीं पर कंप्लीट करना है और मैं इसको चेक करूँगा। तो उसने कहा कि किस टाइम आने वाले टीचर? तो उसने कहा कि 6:30 पर सर ने बोला था कि वो आ जाएंगे। तो फ्रैंक ने कहा कि नहीं वो तो नहीं आएंगे, अब आप जा सकते हो। तो उसने कहा कि नहीं, जब तक सर नहीं आते मैं नहीं जा सकता। यानी कि इतना फियर है, कह सकते हो आप, रिस्पेक्ट बोल सकते हो आप। तो देखो फियर तो बच्चों के माइंड में होना भी चाहिए, लेकिन बच्चे जो रिस्पेक्ट करते हैं वो फियर की वजह से नहीं करते हैं। बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है क्लिक होती है कि जो टीचर की पर्सनैलिटी है, जो टीचर का मेथड ऑफ टीचिंग है, जिस प्रकार से वो चीज़ को, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं और जितना वो ईजी बच्चों के लिए बना देते हैं और जैसा एक फ्रैंक एटमॉस्फेयर क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं, यानी कि बच्चों को अपनापन लगता है और हर कॉन्सेप्ट को वो समझ लेते हैं। और जब बच्चों के ऊपर टीचर का डोमिनेंस होता है, यानी कि एक प्रकार से एक वायलेंट नेचर का पर्सन होता है वो टीचर, तो फिर बच्चे फियर में तो रहते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो स्टार्टिंग में जब बात करता है फ्रैंक टेप्लो से, तो टेप्लो का जो नेचर है, जो रवैया है, थोड़ा सा बीटर तो है मिस्टर क्रोकर हैरिस के प्रति, क्योंकि क्रोकर हैरिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अच्छे तो हैं लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो अभी जब उनकी गॉसिप स्टार्ट होती है, कम्युनिकेशन वो करना स्टार्ट कर देते हैं, बातचीत कर रहे हैं, और उस समय जो फ्रैंक जो टीचर है, जो साइंस का टीचर है, राइट, वो इसको नहीं पढ़ाता टेप्लो को, क्योंकि वो मिस्टर क्रोकर हैरिस का जूनियर टीचर है, राइट। तो जब बातचीत स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, तो न्यूट्रल एक बिहेवियर है फ्रैंक का, ना वो फेवर करता है स्टूडेंट्स का, ना वो फेवर करता है टीचर का, ओके। वो सिंपली बात स्टार्ट करता है। लेकिन जब उसको पता लगता है कि टेप्लो का जो बिहेवियर है अपने टीचर के प्रति काफ़ी बेटर है, तो वो उसको इनकरेज करता है उसके टीचर के प्रति, यानी कि उसका मजाक उड़ाने के लिए, फ़न करने के लिए, मोक एट हिम, ओके, उस पर हंसी, अपने टीचर की हंसी उड़ाने के लिए, मिमिक्री करने के लिए उसकी। तो लेकिन जो टेप्लो है वो कुछ समय तक एक बीटर उसका बिहेवियर रहता है, लेकिन वो अपने टीचर का फेवर करता है। उसका मानना ये है कि हमारा जो टीचर है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसका मेथड ऑफ टीचिंग, उसका जो एक नेचुरल बिहेवियर है, उसका जो हमको ट्रीट करने का तरीका है, जितना मीन्स यू कैन से दैट, एक प्रकार से जो स्टूडेंट्स जितनी क्वालिटी जिसके अंदर है, जो जिसके लिए डिज़र्व करता है, उसको उतने मार्क्स देता है, यानी कि पूरी तरह से वो एक प्रकार से इम्पार्शल है, पार्शलिटी बिल्कुल नहीं करता टीचर। तो जब उसको लगता है टेप्लो को कि फ्रैंक जो है मेरे टीचर के प्रति मुझे भड़का रहा है, राइट, तो फिर टेप्लो जो अपने टीचर का फेवर करना स्टार्ट कर देता है। और ये देख फ्रैंक का जो नेचर है वो बदल जाता है, बातचीत करने का उसका जो तरीका है उसमें चेंज आता है, और वो मिस्टर क्रोकर हैरिस से बातों के दौरान जेलसी दिखाता है, राइट। तो स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, मैंने मेन पॉइंट्स आपको बता ही दिए हैं, ओके, जिस पर स्टोरी बेस्ड है। और ये द ब्राउनिंग वर्जन इसका नाम क्यों रखा गया है, ये नाम इसलिए रखा गया है स्टूडेंट्स कि जब टेप्लो और फ्रैंक की जो बातचीत होती है, तो बातचीत के दौरान दोनों का बिहेवियर, स्टार्टिंग में टेप्लो का बिहेवियर थोड़ा हल्का सा बीटर होता है अपने टीचर के प्रति, और फ्रैंक का जो बिहेवियर है वो एक न्यूट्रल होता है। लेकिन जब बातचीत काफ़ी समय तक चलती रहती है, तो टेप्लो का जो बिहेवियर है वो अपने टीचर के फेवर में हो जाता है, उसकी बातचीत करने का ढंग अपने टीचर के फेवर में चला जाता है। और ये देखकर जो फ्रैंक है वो साइंस टीचर, उसका जो न्यूट्रल जो बिहेवियर था स्टार्टिंग में, वो एक जेलसी में बदल जाता है, राइट। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द प्ले। प्ले का हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। दिस प्ले इज़ एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स अंश, सार या भाग, फ्रॉम टेरेंस रेटिगन। देखिएगा रेटिगन जो है ये एक इंग्लिश से ट्रांसक्राइब कर रहा हूँ मैं इसको, अगर इसकी हम ट्रांसलेशन करें, हिंदी ट्रांसलेशन करें इसका, तो इसको रतिगन बोलेंगे, और ये हम इसको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करें तो इसका रेटिगन बोलेंगे। जैसे कि इन्फॉर्मेशन होता है, यदि आप इन्फॉर्मेशन कह रहे हो तो आप उसको हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हो, और यदि आप उसको इन्फॉर्मेशन कह रहे हो तो फिर आप उसको इंग्लिश ट्रांसक्राइब कर रहे हो। तो टेरेंस रतिगन बोलोगे तो आप इसको हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हो, और टेरेंस रेटिगन बोलेंगे तो आप इसको इंग्लिश ट्रांसक्राइब कर रहे हो। प्ले द ब्राउनिंग वर्जन, कहने का मतलब ये है कि ये जो नाटक आप पढ़ने वाले हो द ब्राउनिंग वर्जन, ये नाटक टेरेंस रेटिगन का जो नाटक है द ब्राउनिंग वर्जन, उसका एक छोटा सा भाग है। यानी कि द ब्राउनिंग वर्जन ये कंप्लीट प्ले आप नहीं पढ़ने वाले हो, ब्राउनिंग वर्जन का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है, भाग जो आप पढ़ने वाले हो ये, ओके, राइट। देखिएगा, इट इज़ द लास्ट डे एट ए स्कूल, यानी कि एक स्कूल में अंतिम दिन। अब इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है कि एक स्कूल में अंतिम दिन, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स, जब टेप्लो स्कूल में अपने टीचर का वेट कर रहा है, तो उस दिन टीचर का लास्ट डे है उस स्कूल में,
उस दिन के बाद टीचर जो है या तो माइग्रेट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा वहाँ से, या फिर वो एक, या फिर आप ये मान सकते हो कि वो रिलीव हो जाएगा। ये इसमें क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि वो माइग्रेट होता है, ट्रांसफ़र होता है या फिर वो रिलीव होता है। तो इट डज़न्ट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन हमको ये समझने की ज़रूरत है कि इस लाइन का मतलब यही है कि लास्ट डे है उस टीचर का उस स्कूल में, उस दिन के बाद वो वहाँ से चला जाएगा। ओके, फॉर गुड, सदा के लिए। वाइल ऑल अदर स्टूडेंट्स, जबकि अन्य सभी विद्यार्थी हैव लेफ्ट आफ्टर स्कूल टाइम, स्कूल का समय होने के बाद सभी विद्यार्थी जा चुके हैं, लेकिन जो टैपलो है वो वहीं पर रुका हुआ है। टैपलो हैज़ टू स्टे, हैज़ टू जो है स्टूडेंट्स ये कंपल्शन को शो करता है, फोर्स को, आउटर फोर्स। टू टाइप्स का फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स होता है अपने आप को फोर्स करना, जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है, या फिर आई वॉज टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना था, ये इंटरनल फोर्स हो गया। यदि मैं आउटर फोर्स की बात करता हूँ तो मैंने कहा कि आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, या फिर आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता था। तो जो बाहर से फोर्स होता है तो वो आउटर फोर्स होता है, और जो इंटरनल अपने आप को हम फोर्स करते हैं तो वो इंटरनल फोर्स होता है, राइट, जिसको इनर आउटर आप बोल सकते हो। तो हैज़ टू का मतलब पड़ता है। ओके, तो ये आउटर फोर्स हुआ। टैपलो हैज़ टू स्टे बिहाइंड, टैपलो को बच्चों के जाने के बाद भी वहाँ रुकना पड़ता है। ओके, ही हैज़ बीन गिवन एक्स्ट्रा वर्क, उसको अतिरिक्त काम दिया गया है टू डू करने के लिए, बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन इल, वह बीमार था, फॉर ए डे, एक दिन, ड्यूरिंग द वीक एंड मिस द क्लास, यानी कि सप्ताह के दौरान एक दिन वो बीमार था और इसी वजह से उससे क्लास मिस हो गई थी। तो क्लास मिस होने की वजह से जो काम वो नहीं कर पाया था, तो उस काम को पूरा करने के लिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसको छुट्टी के बाद भी वहाँ रोके रखा। हिज टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैज़ टोल्ड हिम, उसका टीचर जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो उसको बता चुका है दैट कि ही वुड कम एट 6:30, कि वह 6:30 पर आएगा। यानी कि टीचर उसको बताकर गया कि मैं 6:30 पर आऊँगा, एंड सी, और देखूंगा द वर्क कार्य डन बाय हिम, यानी कि जो काम तुम करोगे, जो मैंने आपको काम दिया है, तुम्हारे द्वारा किया गया जो कार्य है उसको मैं आके चेक करूँगा। ओके, इट इज़ ऑलरेडी 6:40, यानी कि उस समय तक 6:40 हो चुके थे। एंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैज़ नॉट कम येट, और मिस्टर क्रॉकर हैरिस अभी तक नहीं आया है। देखिएगा स्टूडेंट्स, येट जो है ये एक ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम है जो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है और सेंटेंस के लास्ट में आता है, राइट। और एक ऐसा ही एडवर्ब ऑफ टाइम होता है स्टिल। स्टिल का मतलब भी वही होता है कि अभी तक, राइट। लेकिन स्टिल जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, स्टिल जो एडवर्ब ऑफ टाइम हो पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, और येट जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये नेगेटिव सेंटेंस में आता है। ओके, स्टिल का यूज़ स्टार्टिंग में कर सकते हैं, वर्ब से पहले कर सकते हैं, और येट का यूज़ एट लास्ट हम करते हैं। मीनिंग दोनों का अभी तक के सेंस में होता है। अनदर टीचर नेम्ड फ्रैंक कम्स देयर, यानी कि जो दूसरा टीचर है जिसका नाम फ्रैंक है, जो कि मैंने मेंशन किया स्टार्टिंग में, कम्स देयर, वहाँ आता है। ही सीज, वह देखता है टैपलो को वेटिंग, इंतजार करते हुए, फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस, यानी मिस्टर क्रॉकर हैरिस का इंतजार करते हुए वो उसको पाता है। ही टेल्स, वह बताता है टैपलो को दैट कि ही शुड गो, कि उसे चले जाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैज़ नॉट अराइव्ड सो फार, क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए टैपलो को वहाँ से चले जाना चाहिए। ये बात कौन कहता है? फ्रैंक कहता है, किसको? टैपलो को। बट टैपलो डज नॉट डेयर टू डू दैट, किंतु टैपलो में इतना साहस नहीं है कि वो वहाँ से चला जाए। देखिए स्टूडेंट्स, डेयर जो है ये मोडाल के रूप में भी काम करता है और ये मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। यानी कि यदि हम मोडाल के रूप में इससे काम लेते हैं तो यहाँ पर डेयर के बाद नॉट आना चाहिए, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डेयर हमेशा मोडाल के रूप में काम करता है। और जहाँ ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को छोड़कर सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है तो वहाँ ये मेन वर्ब का काम करता है। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही डेयर मेन वर्ब का काम करता है, ये नेगेटिव में भी मेन वर्ब का काम करता है और इंटेरोगेटिव में भी मेन वर्ब का काम करता है, लेकिन वो सिचुएशन अलग अलग होती है। जैसे मैंने कहा कि ही डेयर्स टू गो देयर, उसमें वहाँ जाने का साहस है, तो ही डेयर्स, ही हमारा जो थर्ड पर्सन है, इसके साथ जो वर्ब आएगी एस एस लगेगा, तो यहाँ डेयर्स क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट काम कर रहा है। और यदि मैं ऐसे लिखूँ ही डज नॉट डेयर, अभी देखिए डज नॉट क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और डेयर क्या है बाद में? ये हमारी मेन वर्ब होगी, तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में भी मेन वर्ब काम कर रहा है। यदि मैं ऐसे बोलता हूँ कि डज ही नॉट डेयर, ये कंबाइंड हो जाएगा, डज ही डेयर टू गो देयर, क्या उसमें वहाँ जाने का साहस है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में मोडाल के रूप में भी इससे काम ले सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये रहेगी कि डेयर के बाद नॉट लगेगा। जैसे मैंने कहा कि आई डेयर नॉट गो देयर, अब देखिए डेयर के बाद नॉट है, यानी कि नॉट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, तो मोडाल क्या होते हैं? ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो डेयर यहाँ क्या है? मोडाल हो गया। जैसे मैंने कहा कि डेयर ही गो देयर,
यानी कि क्या उसमें वहाँ जाने का साहस है। सब्जेक्ट से पहले जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं तो वो हेल्पिंग होता है, तो डेयर यहाँ क्या हुआ, हेल्पिंग, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले बाहर आ जाए। ओके, तो डेयर ही गो देयर, तो इसमें क्या है, क्या उसमें वहाँ जाने का साहस है, तो यहाँ डेयर क्या है, मोडाल है। और इससे पहले जो मैंने सेंटेंस बोला कि ही डेयर नॉट गो देयर, तो यहाँ पे डेयर क्या है, मोडाल है, क्योंकि डेयर के बाद नॉट है। और आई डेयर टू गो देयर या ही डेयर्स टू गो देयर, यहाँ ये मेन वर्ब है। और ही डज नॉट डेयर, यहाँ भी ये मेन वर्ब है, क्योंकि नॉट से पहले डज हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ डेयर मेन वर्ब है। और मैं ये बोलता हूँ कि डज ही डेयर टू गो देयर, तो यहाँ सब्जेक्ट से पहले डज बाहर है, तो यहाँ भी डेयर क्या है, मेन वर्ब है। तो ये काफ़ी डेप्थ का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, हम पॉइंट पर आते हैं, मैंने आपको क्लियरली बता ही दिया इसके बारे में। तो डज नॉट डेयर टू डू दैट, लेकिन टेपलो में इतना साहस नहीं है कि वो ऐसा करे। फ्रैंक फील्स, फ्रैंक महसूस करता है जेलस। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जेलस का यूज़ तकरीबन बुक्स में मिलता है, लेकिन वो रॉन्ग यूज़ होता है, और जिसको इसकी जानकारी नहीं होती है वो इसको रॉन्ग ही पढ़ते हैं, इसका मीनिंग वही निकालते हैं। जेलस एक एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स, और जेलस का मतलब वो नहीं होता जो हम सोचते हैं, ईर्ष्या करना। जेलस का मीनिंग तो ईर्ष्या ही होता है, ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, इसका मतलब ईर्ष्या ही होता है। लेकिन ईर्ष्या करने की सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स जब हमें कोई अपनी चीज़ खोने का डर होता है। यानी कि आप ये मान सकते हो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर लीजिएगा, जब कोई फिल्म स्टार होता है उसके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जब सामने कोई स्ट्रॉन्ग स्टार होता है उसके कंपटीशन में, तो उसको लगता है कि उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो उससे छिन जाएगी। तो अपनी कोई प्यारी चीज़ छीनने का जिसको डर होता है, तो उस छीनने के डर से जब वो सामने वाले से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, तो उसको जेलस बोलते हैं। लेकिन आप यहाँ मतलब क्या निकालते हो कि किसी के पास कामयाबी है और उसकी कामयाबी से हम ईर्ष्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसी के पास गाड़ी आ गई है, किसी की जॉब लग गई है, तो उसके पास कोई चीज़ आई है, तो उसकी चीज़ को देखकर ईर्ष्या करना वो जेलस नहीं होता, वो एनवी होता है। उसको हम एनवी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ENVY। एनवी जो है ये शब्द, ये नाउन के रूप में भी काम करता है, वर्ब के रूप में भी काम करता है। एनवी यदि नाउन है तो इसका मतलब होता है द्वेष, ईर्ष्या, और यदि वर्ब है तो ईर्ष्या करना, द्वेष करना। तो जब कोई व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति से हम ईर्ष्या करते हैं, उसके पास से कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, उससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं, तो वो एनवी बोला जाता है, ना कि जेलस बोला जाता है। जेलस तब बोलते हैं जब हम अपनी चीज़ के खोने के डर से किसी से ईर्ष्या करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको शायद डाउट हो इसमें, कि जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरे के पास नहीं है और हमको लगता है कि ये चीज़ मेरी कोई छीन ना ले, तो मैं उससे क्या करूँगा, जेलस करूँगा। लेकिन जब मुझे लगता है कि उसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मुझे उसकी चीज़ से क्या है, जेलस हो रही है कि उसके पास ये गाड़ी कैसे आ गई, तो वो जेलस नहीं बोलेंगे, फिर हम वहाँ हम एनवी बोलेंगे। ओके, ये था इसका डिफरेंस। तो फ्रैंक फील्स जेलस, लेकिन ये जेलस लिखा हुआ है, आप इसको एनवी में चेंज कर सकते हो। ओके, तो फ्रैंक फील्स एनवी टू सी, फ्रैंक जो है वो एक जेलस फील करता है, या फिर आप देखो आपका रूटीन तो यही बना हुआ है कि आप बात बात पर इस तरह की सिचुएशन में जेलस ही बोलते हो। ओके, तो आप इसको जेलस बोल सकते हो, क्योंकि आपकी ये एक नेचुरल हैबिट में शामिल होती हैं चीज़ें, कि एनवी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट शब्द है, एक न्यू वर्ड लग रहा है आपको, तो आप जेलस बोल सकते हो। लेकिन मैंने इसका जो डेप्थ का डिफरेंस था वो क्लियर कर दिया है। ओके, तो फ्रैंक फील्स जेलस टू सी दैट स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रैंक को काफ़ी ईर्ष्या महसूस होती है टू सी देखकर दैट कि स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, होल्ड मिस्टर क्रॉकर हैरिस इन सच फियर, कि ये विद्यार्थी मिस्टर क्रॉकर हैरिस से इतना क्यों डरते हैं, ये देखकर उसको काफ़ी जेलसी फील होती है फ्रैंक को। किससे, मिस्टर क्रॉकर हैरिस से। ही इनक्रीजेज, ये COURAZE, इसको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, अगर मैं EN को हटा दूँ, ये EN क्या है, प्रेफिक्स होता है, और AZE क्या है, ये सफिक्स होता है, जिसको हम हिंदी में उपसर्ग या प्रत्यय बोल देते हैं। तो COURAZE, इसको करेज बोल देते हैं। करेज, करेज कहना बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि देखिएगा ये जो हमारा रूट वर्ड है COUR, अब इस रूट वर्ड के बाद यदि हम सफिक्स लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेस हमारा COUR पर होता है, और COUR के बाद जो सफिक्स होता है, तो वहाँ तक जो साउंड होती है, पहुँचते पहुँचते वो साउंड फॉलिंग स्टेट में होती है, स्पीडली रिलीज हो जाती है। तो इसको एज नहीं बोलेंगे फिर हम, यदि खाली एज ही होता तो एज बोलते, स्ट्रेस ए पर होता, लेकिन अब स्ट्रेस COUR, ये रूट वर्ड इस पर है, तो स्पीडली रिलीज होती हुई साउंड फॉलिंग स्टेट में काफ़ी स्पीड से यहाँ से गुजर जाती है, तो उसको एज नहीं फिर इज बोलते हैं। तो करीज, इनकरेजेस, राइट, इनकरेजेस बोलेंगे इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब होता है प्रोत्साहित करना, वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो ही
इनकरेजेस टेप्लो, वह टेप्लो को प्रोत्साहित करता है टू मेक फन, मजाक करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिस्टर क्रॉकर हैरिस का मजाक उड़ाने के लिए वो टेप्लो को प्रोत्साहित करता है। ये मेक जो स्टूडेंट्स कॉजिटिव वर्ब है, जहाँ मेक है, गेट है, हेल्प है, बिड है, ऑर्डर है, ये सभी कॉजिटिव वर्ब होती है। कॉजिटिव वर्ब का मतलब ये होता है कि उसका सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, बल्कि वो दूसरे से काम करवाता है, किसी को कन्विंस करके, फोर्स करके, राइट, इस प्रकार से। तो मेक वहाँ यूज होता है पॉजिटिव वर्ब जहाँ किसी को फोर्स करके काम कराया जाता है। तो वो टेप्लो को प्रोत्साहित करता है और शब्दों शब्दों में, बातों में फोर्स भी करता है कि वो अपने टीचर का मजाक उड़ाए। इन द मीन टाइम, इसी बीच में, इसी समय के दौरान, मिसेज क्रॉकर हैरिस कम्स देयर, वहाँ मिसेज क्रॉकर हैरिस आ जाती है। कौन है मिसेज क्रॉकर हैरिस? क्रॉकर हैरिस की वाइफ, जिसका नाम क्या है? मिली। ओके। सी सेज, वह कहती है दैट कि हर हस्बैंड हैज़ गॉन समवेयर, कि उसके पति कहीं चले गए हैं, एंड इट वुड टेक हिम क्वाइट सम टाइम टू कम बैक, और उनको वापस आने में कुछ वक्त लग जाएगा। यानी कि वो उन दोनों की बातें सुन लेती है और उसको लगता है कि जो फ्रैंक है टेप्लो को भड़का रहा है, तो वो चाहती है कि फ्रैंक अब यहाँ से चला जाए और कुछ टाइम वो स्पेंड करे। ओके, यहाँ परेशानी जो ये फील कर रहा है, इससे इसको राहत मिल जाए। तो वो कहती है कि उसका जो पति है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, वो कहीं किसी काम से चला गया है और उसको वापस आने में कुछ समय लग जाएगा। ओके, तो उसके बाद क्या होता है इसमें? सी आस्क्स टेप्लो, वो टेप्लो से पूछती है, कहती है टू, को जाने के लिए, एंड प्ले, खेलने के लिए, अंटिल मिस्टर क्रॉकर हैरिस कम्स, वो कहती है कि जब तक मिस्टर क्रॉकर हैरिस नहीं आता, उसका पति नहीं आता, आप कहीं जाकर खेल सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। देखिएगा, अंटिल एक ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम है जो टाइम की कंडीशन होती है स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कहा कि प्लीज़ वेट अंटिल आई कम, कृपया इंतजार कीजिए जब तक मैं नहीं आता। तो अंटिल जहाँ यूज़ होता है, एक ऐसा कंजंक्शन भी है और ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम भी है जहाँ टाइम कंडीशन होती है और इसके अंदर फ्यूचर और नॉट दोनों होते हैं। अंटिल के बाद ना विल शैल यूज होता, ना ही नॉट यूज होता। एक होता है अनलेस। अब स्टूडेंट, जो अनलेस होता है ये भी एक कंजंक्शन के रूप में काम करता है और एक एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, लेकिन इसमें कंडीशन लगती है। इसमें टाइम की कंडीशन होती है, इसमें वैसे ही शर्त होती है, कंडीशन होती है। जैसे मैंने कहा कि यदि आप तेज़ नहीं दौड़ोगे, यानी कि यदि आप तेज़ नहीं दौड़ सकते तो फिर आप बस को नहीं पकड़ सकते। कंडीशन क्या है? बस पकड़ने के लिए तेज़ दौड़ना पड़ेगा आपको। तो वहाँ हम अनलेस यूज़ करते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, अनलेस यू रन फास्ट, यदि तुम तेज़ नहीं दौड़ोगे, यू कैन नॉट कैच द बस, आप बस को नहीं पकड़ सकते। अब अनलेस के बाद देखिए, ना मैंने नॉट यूज़ किया, ना ही मैंने विल शैल यूज़ किया। यानी कि जब तक तुम तेज़ नहीं दौड़ोगे, अनलेस यू रन फास्ट, यू कैन नॉट कैच द बस। तो अब इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है? तेज़ दौड़ना। और अंटिल, प्लीज़ वेट अंटिल आई कम, आप इंतज़ार कीजिएगा जब तक मैं नहीं आता। यहाँ समय है, समय की कंडीशन है, यहाँ शर्त है, वैसी कंडीशन है, यहाँ टाइम दिया हुआ है। ओके, दोनों ही एडवर्ब ऑफ टाइम है, दोनों ही कंजंक्शन के रूप में भी काम करते हैं और दोनों का ही यूज स्टूडेंट्स एक नेगेटिव सेंटेंस की सेंस में होता है। इनके बाद ना विल शैल आता, ना ही कोई नेगेटिव सेंस बनती है, कोई नेगेटिव सेंस का कोई वर्ड लिखा जाता है। सेंस तो नेगेटिव बनती है, लेकिन कोई नेगेटिव सेंस का वर्ड नहीं लिखा जाता है, जैसे कि नॉट है, नेवर है। ओके, तो देखिएगा, स्टिल टेप्लो इज अफ्रेड टू गो, फिर भी टेप्लो को डर लगता है जाने में। देखिए, स्टिल ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। स्टिल का यूज सब्जेक्ट से पहले भी हो सकता है, वर्ब से पहले भी हो सकता है, लेकिन येट का यूज़ हमेशा एट लास्ट होता है और येट का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में होता है, स्टिल का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। स्टिल टेप्लो इज अफ्रेड टू गो, लेकिन अब भी टेप्लो को डर लगता है वहाँ से जाने में। सी सेज, वह कहती है दैट कि सी विल टेक द ब्लेम ऑन हर सेल्फ, वो कहती है कि तुम जाओ। अगर टीचर आ जाते हैं आपके, मिस्टर क्रॉकर हैरिस आ जाता है, तो जो ये दोस्त है तुम्हें वहाँ भेजने का कि तुम वहाँ जा रहे हो, वो सारा दोस्त मैं अपने ऊपर ले लूँगी, राइट। एंड सेंड्स टेप्लो टू ए केमिस्ट, और वो टेप्लो को एक केमिस्ट के पास भेजती है टू गेट सम मेडिसिन, कुछ दवाई लाने के लिए। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, हर चीफ पर्पज, उसका मुख्य उद्देश्य इज नॉट टू गेट द मेडिसिन, दवाई प्राप्त करना नहीं था। यानी कि जो मिसेज क्रॉकर हैरिस है, उसका कोई उद्देश्य ये नहीं है कि वो दवाई एक्चुअल में प्राप्त करना चाहती है। उसका मानना ये है, वो ये सोच रही है कि ये बच्चा कब से वेट कर रहा है, तो इसका भी मन करता होगा खेलने के लिए, फ्रीडम लेने के लिए, तो उसको फ्रीडम फील कराने के लिए और इन्जॉय फील कराने के लिए, ताकि वो खेल सके, वहाँ जा सके, तो इसीलिए वो उसको इस बहाने भेज देती है कि कुछ समय के लिए वो इन्जॉय कर लेगा, वहाँ खेल लेगा। ओके, कोई एक्चुअल उसका पर्पज़ नहीं था दवाई मंगाने का, बट टू हेल्प द पुअर बॉय, किंतु उस बेचारे लड़के की सहायता करना। इन्जॉय फ्रीडम फॉर सम टाइम एट लीस्ट, कम से कम कुछ समय के लिए वो फ्रीडम महसूस करे और उसका आनंद उठाए, ये सब उसको फील कराने के लिए वो भेजती है। एक्चुअल में उसका दवाई मंगाने का कोई इरादा नहीं था। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द प्ले। टीचर्स के काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, काफ़ी मेहनत होती है बच्चों को समझाने के लिए,
लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई कमेंट्स नहीं आता है, तो टीचर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है काम करने का, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो डाउन चला जाता है, क्योंकि टीचर की तो ड्यूटी है पढ़ाना, ओके। लेकिन स्टूडेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि उस चीज़ को ऑब्जर्व करना, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, इंटेंशनली उसको वॉच करना, समझना उसको, और फीडबैक देना कि सर क्या हमें समझ आया, क्या हमको समझ नहीं आया। लेकिन स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप सिर्फ उसको एक स्टोरी के रूप में देखते हो, स्टोरी के रूप में सुनते हो और समझते हो, और कितना आपको समझ आया है इसका कोई रिप्लाई आप देना अपनी ड्यूटी समझते नहीं हो। लेकिन इट डजेंट मैटर, ओके। ये मैटर नहीं करता है कि आप इसको किस तरीके से, कितना हल्के में, कितना सीरियसली ले रहे हो। टीचर की ड्यूटी है पढ़ाना। तो मैं फिर भी आपको यही कहूँगा कि स्टूडेंट्स, आप कोशिश किया करो फीडबैक देने की, ओके। आपको कहाँ डाउट है, कहाँ डाउट नहीं है, ओके। तो कमेंट्स आप किया करो ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों ने इसको वॉच किया है, ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम इसी चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।